Good morning, student. How are you? I hope you are safe and healthy at home. Student, it's a challenge for us to stay at home. Don't roam without any reason. Stay at home and do your homework. स्टूडेंट्स, अब तक जो है हमने 3 लेसन जो है वो किए हैं। आज जो है हमारा चौथा यानी कि 4th लेसन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव बस्ती, दैट्स ह्यूमन सेटलमेंट। बच्चों, यहाँ जो मानव बस्ती का जो अर्थ है वो है कि एक प्रकार और एक आकार के घर जिसमें मानव जो है निवास करता है। वो घर बहुत बड़ा भी हो सकता है और वो घर एक छोटा सा मकान इतना हो सकता है। उसके बाद कहता है कि इन इमारतों और मकानों के अंदर जो है वो अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए जो स्वामित्व रखते हैं, कि जहां वो अपने घर और मकान बनाएगा उसके अंदर क्या करेगा, वो अपने आर्थिक क्रिया करेगा और पोषण आधार के लिए जो ना वो अपना उस क्षेत्र के ऊपर स्वामित्व रखेगा। उसके बाद कहता है कि बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न होती है, एक जैसी कभी नहीं मिलेंगी बस्तियां। ये एक पल्ली से लेकर एक महानगर यानी कि एक छोटा सा घर से लेकर एक महानगर तक जब वो हो सकते हैं। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदलाव या बदल जाती है और साथ बदल जाती है वहाँ की परिस्थिति और प्रौद्योगिकी। देखो बच्चों, ये क्या कहता है कि जो बस्तियां हैं वहाँ पर जो है जहाँ इंसान रहेगा वहाँ इंसान जो है कोई ना कोई अपनी आर्थिक क्रिया करेगा, अपने पोषण के लिए वो कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे उसका पोषण हो सके। और ये अलग अलग क्षेत्रों पर जो है वो अलग अलग जो है वो प्रक्रिया या आर्थिक क्रिया जो है वो होती है, जिसके आधार पर जो बस्तियों का है वो आकार या तो कभी छोटा हो जाता है या फिर आकार जो है वो बड़ा या विरल रूप के अंदर जो वो पाए जाती हैं। जिन बस्तियों में अगर कृषि तथा अन्य प्राथमिक क्रिया होती है, कृषि तथा अन्य प्राथमिक क्रिया होती है, वो बस्तियां क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी गांव, ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कहलाएंगे। दूसरी ओर अगर उन्हीं बस्तियों में द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप होते हैं तो वो कहलाएंगी नगरीय बस्तियां। अब हम बात करते हैं कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में जो है आधारभूत जो अंतर है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले, ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती है। यानी कि बच्चों, ग्रामीण बस्तियों के अंदर जो भी मानव रहता है उसकी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो भूमि से या कोई प्राकृतिक वस्तुओं से ही स्टार्ट होती है और वो कच्चे माल का निर्माण करती हैं। जबकि नगरीय बस्तियों में क्या होता है कि जो ग्रामीण बस्तियों से जो कच्चा माल हमने उत्पादन किया है वो हम जो नगरीय बस्तियों के अंदर जो है उस माल को बेचेंगे और नगरीय बस्तियाँ जो है उस माल को तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी और विभिन्न प्रकार के सेवाओं पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो नगरीय बस्तियाँ है वहाँ पर जो है ना बच्चों क्या होता है कि वो सेवाएं और विनिर्माण का जो है कार्य करती हैं, जबकि ग्रामीण बस्तियों के अंदर क्या होता है कि वो अकेले सिर्फ प्राथमिक क्रिया ही करते हैं। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पृष्ठभूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो नगर है वहाँ पर आर्थिक जो वृद्धि है वो नोड है कि वो मेन है उसका काम, और नगर जो है
वो नगर के निवासियों को ही सेवाएं नहीं देते, वो सेवाएं देते हैं जो पृष्ठभूमि यानी कि जो नगर के पास जो गांव है उन गांव से नगर की तरफ जो काम जाता है, जो सेवाएं जाती है, उसमें से जो कच्चा माल है या खाद्य पदार्थ है वो नगरों की तरफ जाती है और नगर जो है उसके बदले में जो है उनको दूसरी सेवाएं जो है उपलब्ध करवाती है। नगर और ग्रामीण क्षेत्र का जो संबंध है वो परिवहन के ऊपर आधारित है। अगर परिवहन है तो इनके बीच में जो है ये संबंध बना हुआ है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों, अभिवृद्धि और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी विभिन्न होती है। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, वो ज़्यादा टाइम अपना टाइम जो है वो फ्री रहते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ है। उनके जो सामाजिक संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं। जो गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनके सामाजिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं। एक सिंपल सा है फार्मूला, या आपको बता देता हूँ मैं कि एक गांव है, गांव के अंदर जो ना एक अगर वो व्यक्ति है वो अपने गांव के सभी लोगों को विद नेम जो है वो जानता है और वो क्या काम करता है वो भी उसके बारे में जानता होता है। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ का जो जीवन है वो काफ़ी जटिल होता है, फास्ट होता है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने एक दूसरे के जो पड़ोसी है या साथ वाले हैं उनका सुख दुख में जो है उसका साथ दे सके। इनके बीच में इतना अच्छा सामाजिक संबंध नहीं होता। वो सिर्फ सामाजिक संबंध जो औपचारिकता ही जो वो रखते हैं, घनिष्ठता नहीं होती। एक औपचारिक फॉर्मल ही जो उनका रिलेशन होता है, इतना जो है डीप और जो नियर जो उनका रिलेशन नहीं होता। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में कि ग्रामीण जो बस्तियाँ हैं वो कितनी प्रकार की होती है। बच्चों, कोई भी बस्ती अगर बस रही है उसके पीछे जो है दूसरे भौगोलिक, भौतिक और आर्थिक, सामाजिक कारण होते हैं किसी भी नगरीय या किसी भी बस्ती को निर्माण या उनके बसने के लिए। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होती है। भारत में कुछ 100 घरों से युक्त सहत अथवा गुंचित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदान में सर्वात्रिक लक्षण है। ये कहता है कि जो ना उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर उत्तरी मैदान में क्या है कि भूमि जो है वो समतल है बिल्कुल। तो समतल भूमि है तो लोग जो यहाँ पर कृषि करते हैं और जो जहाँ रहते हैं वो सहत बहुत इकट्ठे रहते हैं, वो लोग बिखरे हुए नहीं रहते। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। इनके अंतर्गत भौतिक लक्षण, भूभाग की प्रवृत्ति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता। बच्चों, यहाँ पर जल की उपलब्धता है वो सबसे महत्वपूर्ण भौतिक लक्षण है। जहाँ जल मिलेगा मानव बस्ती जो है उसके पास ही अपना आवास स्थान ढूंढेगी। भूभाग की प्रकृति, अगर समतल भूमि है तो वहाँ पर जो जनसंख्या अधिक मिलेगी, ग्रामीण बस्तियाँ जो वो गुच्छित मिलेगी। जबकि अगर पर्वतीय भाग है तो वहाँ पर बच्चों क्या होगा कि वो जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो इकट्ठी गुच्छित नहीं मिलेगी, वो बिखरी हुई मिलेगी। उनके घर जो है ना दूर दूर जो है वो मिलेंगे। उसके बाद है सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, जिसमें सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। मोस्टली क्या होता है कि जिस गांव के अंदर हम देखते हैं कि गांव का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर जो है गांव का मुखिया जो है वो रहते हैं और बाहर की साइड जो होता है उनके अंदर जो है क्या होता है कि जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं या गरीब तबके के लोग जो है वो रहते हैं। तो ये एक संरचना जो ढांचा बना हुआ है हमारी संस्कृति और हमारी जो सामाजिक संरचना के आधार पर, तो उसके आधार पर भी जो है यहाँ पर मानव बस्तियों के जो आकार या प्रकार जो है वो पाए जाते हैं। सुरक्षा संबंधी कारक, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण कारक है। चोरियां और डकैतियां से सुरक्षा करते हैं। वृहद तौर पर भारतीय ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। बच्चों, यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सुरक्षा संबंधी कारक। ये भी जो है हमारी बस्ती को जो प्रभावित करती है। हम मोस्टली क्या करते हैं कि जहाँ भी घर या अपना जो ग्रामीण क्षेत्र होगा वो किसी ऊंची भूमि के ऊपर होता है, जिससे बाढ़ या जो दुश्मन है उनसे जो है वो बचा जा सकता है। ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा गया है। पहला है गुच्छित, संकुलित और आकेंद्रित। इसके अंदर क्या होता है कि सभी जो वो बस्तियाँ वो इकट्ठी रहती है। अर्धगुच्छित, वो बिखरने लग जाती है। तीसरी जो है पालीकृत और चौथी जो है वो प्रक्षेपित अथवा एकांकी। ये 4 तरह से जो है ना अपनी बस्तियों के प्रकार है।
तो आज सबसे पहले जो हम करेंगे गुच्छित बस्ती के बारे में। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सहज अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चरगाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और उसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप और जमातीय आकृतियां प्रस्तुत करती है। ये आयताकार, आर्य, रेखिक इत्यादि जो पाए जाते हैं। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जोड़ मैदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। कई बार लोग शिक्षा अथवा प्रत्यक्ष कारणों से संयुक्त गाँव में रहते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर क्या कहता है कि गुच्छित का मतलब क्या होगा कि वो जितने भी घर है वो पास पास ही रहेंगे। उनके गलियाँ जो काफ़ी तंग मिलेगी और घर जो है वो बिल्कुल पास ही रहते हैं उनके। और इनके जो खेत खलिहान जो है वो स्पष्ट जो है वो देखे जा सकते हैं। चरगाहों के जो क्षेत्र भी जो छोड़े जाते हैं। उसके बाद ये कहता है कि ये जो है ना, वहाँ के जो गलियाँ हैं वो या तो आयताकार मिलती है या उस आर्य या रेखीय इत्यादि के अंदर जो है ना जो आकृति है वैसे मिलती है। इस प्रकार की जो बस्तियाँ हैं वो उपजाऊ जो मैदान है, जलोढ़ मैदान, वहाँ स्थित होती है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी जो है ना इस तरह के, नहीं असम के अंदर जो है ना इस तरह की जो बस्तियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। और कई बार जो है सुरक्षा के लिहाज से भी जो है ना इन बस्तियों का जो निर्माण किया जाता है ताकि इकट्ठे रहेंगे तो जंगली जानवर और चोरियां और डकैतियों से जो है बचा जा सकता है। और इस तरह की जो बस्तियां हैं वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में, राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने संयुक्त बस्तियों का अनिवार्य बना दिया है। अब हम करेंगे अर्धगुच्छित बस्तियां। देखो बच्चों, वो पहले वाला जो टॉपिक था वो था गुच्छित जिसमें सब इकट्ठे थे, लेकिन इसमें जो है अर्धगुच्छित या विखंडित जो है वो हो जाए, विखंडित जो है वो हो रही है। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां प्रक्षेपित बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े संयुक्त गांव के सपृथकन अथवा विखंडन के परिणामस्वरूप भी उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो गुच्छित बस्तियां होगी वो उसका विखंडन शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। इसमें जो है घर जो है अब गांव के जो सेंटर जो पॉइंट उसको छोड़कर जो है बाहर की तरफ जो है वो बसना स्टार्ट कर देती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अपने बल अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव की थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें जो गांव का जो प्रमुख जो व्यक्ति है वो गांव के सेंटर में रहेगा और जो निम्न या गरीब लोग हैं वो उस गांव से थोड़ी सी दूर हटकर जो है अपना जो है बस्तियां बनाते हैं। तो इस तरह की जो बस्तियां होती है वो गुच्छित के बजाय उनको हम क्या बोलेंगे, अर्धगुच्छित बस्तियां। उसके बाद है बच्चों पल्ली बस्तियां। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती है, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर अलग अलग उनके नाम से जाना जाता है, जैसे पन्ना, पाड़ा, पाली, नंगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। इसमें जो ना गांव जो है ना वो बिखरे हुए होते हैं, घर जो है बिखरे हुए होते हैं। उस पूरे बिखरे हुए भाग को जो एक गांव नाम दिया गया है, बट वो घर जो है वो काफ़ी दूर दूर तक जो है वो बिखरी हुई होती है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना टॉपिक प्रक्षेपित बस्तियां। भारत में प्रक्षेपित अथवा एकांकी बस्ती प्रारूप सुंदर जंगलों में एकांकी झोपड़ियां अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों के ढाल पर खेतों अथवा चरगाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती के चरम
विक्षेपण प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह प्रकार पाया जाता है। देखो बच्चों, यह प्रक्षेपित बस्तियां जो ना वो एक तरह की जो है एकांकी बस्तियों का ही जो ना ये प्रारूप है। बस इसमें फ़र्क यही है कि ये जंगलों या झोंपड़ियों या कुछ झोंपड़ियों की जो एक पल्ली जो है वो बनाई जाती है, एक निगर सा बनाया जाता है। दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है इनके बीच में, और ये लोग जो है तभी इकट्ठे होते हैं जब कोई धार्मिक प्रोग्राम हो या फिर कोई शादी विवाह का समारोह हो, तो ये लोग इकट्ठे होते हैं। अदरवाइज जो नहीं दूर दूर ही रहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ जो है अपना आज का टॉपिक जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है नगरीय जो जनसंख्या है, नगरीय बस्ती के बारे में जो हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग घर पर रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।